हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अंडरस्टूड अड्डा। इस वीडियो में हम सब लुसेंट समानज्ञान बुक से भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमी का चौथा टॉपिक आर्थिक आयोजन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आर्थिक आयोजन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सीमित प्राकृतिक संसाधनों का कुशलतम उपयोग किया जाता है। यानी कि इसमें टारगेट पहले ले लिया जाता है और जो सीमित संसाधन है उसका उपयोग करके उस टारगेट को प्राप्त किया जाता है। भारत में आर्थिक आयोजन के निर्धारित उद्देश्य हैं आर्थिक समृद्धि, आर्थिक व सामाजिक असमानता को दूर करना, गरीबी का निवारण तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना। और उसके बाद केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम पूर्व सोवियत संघ में अपनाया गया था। और तो आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद है भारत में आर्थिक आयोजन संबंधी प्रस्ताव सर्वप्रथम 1934 ईस्वी में विश्वेश्वरैया की पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में आई थी। इस पुस्तक में भारत के विकास के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए थे। और उसके बाद है राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं सामाजिक नियोजन का प्रस्ताव कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अगस्त 1937 ईस्वी में वर्धा बैठक में स्वीकृत किया। और उसके बाद 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया था। कितने ईस्वी में? 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया था। और इससे पहले वाला लाइन को भी फिर से एक बार पढ़ देते हैं। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं सामाजिक नियोजन का प्रस्ताव कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अगस्त 1937 ईस्वी में वर्धा बैठक में स्वीकृत किया। और उसके बाद 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया। और उसके बाद 1944 ईस्वी में बम्बई के 8 उद्योगपतियों द्वारा बॉम्बे प्लान प्रस्तुत किया गया, जिसमें 15 वर्षीय सूत्रबद्ध योजना थी। फिर से इस लाइन को पढ़ देते हैं। 1944 ईस्वी में बम्बई के 8 उद्योगपतियों द्वारा बॉम्बे प्लान प्रस्तुत किया गया, जिसमें 15 वर्षीय सूत्रबद्ध योजना थी। बॉम्बे प्लान के सूत्रधार सर आरदेशिर दलाल थे। स्वतंत्र भारत में योजना बनाने का विचार यहीं से लिया गया था। और उसके बाद तो बॉम्बे प्लान का सूत्रधार कौन थे? सर आरदेशिर दलाल थे। और स्वतंत्र भारत में योजना बनाने का विचार यहीं से लिया गया था। और 1944 ईस्वी में भारत सरकार ने नियोजन एवं विकास विभाग नामक एक नया विभाग खोला। 1944 ईस्वी में भारत सरकार क्या करते? नियोजन एवं विकास विभाग नामक एक नया विभाग खोला। और इसी वर्ष श्रीमन नारायण अग्रवाल ने गांधीवादी योजना बनाई। तो गांधीवादी योजना यानी आर्थिक आयोजन के लिए गांधीवादी योजना किसने बनाया था? तो श्रीमन नारायण अग्रवाल बनाए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद 1945 ईस्वी में श्री एम.एन. राय ने जन योजना यानी कि पीपल्स प्लान बनाई। 1945 ईस्वी में श्री एम.एन. राय ने जन योजना यानी कि पीपल प्लान से बनाते हैं। और 1950 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना प्रकाशित किया। कितने ईस्वी में? 1950 ईस्वी में। और आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता पश्चात सन 1947 ईस्वी में पंडित नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति गठित हुई थी। आर्थिक नियोजन समिति किसकी अध्यक्षता में गठित हुई थी? तो पंडित नेहरू की अध्यक्षता में 1947 ईस्वी में। बाद में इसी समिति की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 ईस्वी में योजना आयोग का गठन किया गया। तो डेट इंपॉर्टेंट है। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को। और योजना आयोग एक गैर सांविधिक तथा परामर्शदात्री निकाय के रूप में, यानी योजना आयोग का गठन एक गैर सांविधिक परामर्शदात्री निकाय के रूप में किया गया। भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 ईस्वी से प्रारंभ होती है। प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एवं उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। 15 अगस्त 2014 ईस्वी को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग लाया गया है। तो नीति आयोग के बारे में बाद में पढ़ेंगे। और उसके बाद यहाँ पर प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में
देख लेते हैं। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 1956 ईस्वी। यह योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। तो योजना किस मॉडल पर आधारित है, यह इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना था। और उसके बाद इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई। और इस योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में 18% तथा प्रति व्यक्ति आय में 11% की कुल वृद्धि हुई। इस योजना काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजना शुरू की गई, जैसे भाखड़ा नंगल परियोजना, व्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना आदि। इस योजना काल में सार्वजनिक उद्योग के विकास की उपेक्षा की गई तथा इस मद में मात्र 6% राशि खर्च की गई। और उसके बाद सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ 1952 ईस्वी में किया गया था। यानी कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ प्रथम पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल के दौरान किया गया था। तो यह लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ लेते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से 1961 ईस्वी के बीच। यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था। और उसके बाद तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था। और उसके बाद है इस योजना में देश के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए 5 वर्षों में राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि की करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। और इसमें भारी उद्योगों व खनिजों को उच्च प्राथमिकता दी गई तथा इस मद में सार्वजनिक क्षेत्र के व्यय की 24% राशि व्यय की गई। द्वितीय प्राथमिकता यातायात व संचार को दी गई, जिस पर 28% व्यय किया गया। अनेक महत्वपूर्ण वृहत उद्योग जैसे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के इस्पात कारखाने इसी योजना के दौरान स्थापित किए गए। और इसके बाद पंचवर्षीय योजना लक्ष्य एवं उपलब्धियां के बारे में यहाँ पर एक चार्ट दिए गए हैं। तो आइए इसको फास्ट में थोड़ा देख लेते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 और जीडीपी की वार्षिक लक्ष्य 2.1, उपलब्धि 3.60%। दूसरा 56 से 61 4.5 लक्ष्य निर्धारित किया गया और 4.1 की प्राप्ति हुआ। तीसरा 1961 से 66, उसके बाद लक्ष्य रखा गया 5.6 और प्राप्ति 2.8। तो पहले पूरा पढ़ लेते, उसके बाद इस चार्ट को देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। और आगे पढ़ते हैं। तब इसके अतिरिक्त 7 वार्षिक योजनाएं भी बनी। ये वार्षिक योजनाएं हैं 1966 से 1966 से 67, 67 से 68, 68 से 69, 69 से 78 और 79 से 78 से 69 और 78 से फिर से पढ़ लेते हैं यहाँ पर 1966 से 1967, 67 से 68 और 68 से 79, 78 से 68 से 69, 78 से 79, 79 से 80, 90 से 91 और 91 से 92। नोट: आर्थिक और सामाजिक योजना को भारत के संविधान की समवर्ती सूची यानी कि 7वीं अनुसूची में रखा गया है। भारत का संविधान यह विहित करता है कि पंचायतों को आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजना बनाने का कार्यभार दिया जाना चाहिए। फिर से इस लाइन को पढ़ देते हैं। आर्थिक और सामाजिक योजना को भारत के संविधान की समवर्ती सूची 7वीं अनुसूची में रखा गया। आर्थिक और सामाजिक योजना को भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में रखा गया है। भारत का संविधान यह विहित करता है कि पंचायतों को आर्थिक विकास सामाजिक न्याय की योजना बनाने का कार्यभार दिया जाना चाहिए। और उसके बाद है तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में। यह योजना जॉन सेंडी और सुखमय चक्रवर्ती के मॉडल पर आधारित थी। तो तीसरा पंचवर्षीय योजना जॉन सेंडी और सुखमय चक्रवर्ती के मॉडल पर आधारित है। और तीसरी पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना के नाम से जाना जाता है। तीसरा पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद यह योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना था। तो इस योजना का यानी कि तृतीय पंचवर्षीय योजना कार्यकाल 1961 से 66 और उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना और उसके बाद
स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना। और उसके बाद है इस योजना में कृषि व उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई, यानी कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि और उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई। इस योजना के अंतर्गत 1964 ईस्वी में पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो यानी कि झारखंड में बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई। और उसके बाद है इस योजना की असफलता का मुख्य कारण भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध तथा अभूतपूर्व सूखा था। इस योजना के दौरान सरकार द्वारा बनाई गई कृषि नीति से हरित क्रांति का जन्म होता है, यानी कि हरित क्रांति का जन्म तृतीय पंचवर्षीय योजना। और ये कार्यकाल का कब से 1961 से 66 तक। भारत में हरित क्रांति के जनक कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग को कहा जाता है। तो ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद इस योजना के दौरान राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB की स्थापना 1965 ईस्वी में किया गया। तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान, यानी कार्यकाल 1961 से 66। और उसके बाद राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 ईस्वी में आनंद नामक स्थान पर हुई। केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1962 ईस्वी में अविका नगर में की गई। और उसके बाद ग्रामीण जनशक्ति कार्यक्रम 1960 ईस्वी में शुरू किया गया। ग्रामीण जनशक्ति कार्यक्रम 1960 ईस्वी में शुरू किया गया। गहन मवेशी विकास परियोजना 1964 ईस्वी में शुरू किया गया। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1961 से 66 ईस्वी के बीच। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी कि NDDB की स्थापना 1965 ईस्वी में किया गया। और उसके बाद केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1962 ईस्वी में अविकानगर में की गई। ग्रामीण जनशक्ति कार्यक्रम 1960 ईस्वी में शुरू किया गया। गहन मवेशी विकास परियोजना 1964 ईस्वी में। तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 ईस्वी में। केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान की स्थापना 1962 ईस्वी में अविकानगर और यहाँ पर आनंद नामक स्थान पर। ग्रामीण जनशक्ति कार्यक्रम 1960 ईस्वी में शुरू किया गया था। गहन मवेशी विकास परियोजना 1964 ईस्वी में शुरू किया गया था। और उसका योजना अवकाश के बारे में पढ़ लेते हैं। योजना अवकाश 1966 से 1969 ईस्वी के बीच। इस अवधि में 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई। इस अवकाश अवधि में कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र और उद्योग क्षेत्रों को समान प्राथमिकता दी गई। योजना अवकाश का प्रमुख कारण भारत पाक संघर्ष तथा सूखा के कारण संसाधनों की कमी, मूल स्तर में वृद्धि रही। इस दौरान 3.8% की वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त हो सके। भारत में योजना अवधि में 3 बार योजना अवकाश आया। तो कब का 1966 से 69, उसके बाद 78 से 80 और 90 से 92। और आगे बढ़ते हैं तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के बारे में। और इसका कार्यकाल 1969 से 74 ईस्वी के बीच। यह पंचवर्षीय योजना DR गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी। और इस योजना के मुख्य उद्देश्य स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। इस योजना में समाजवादी समाज की स्थापना को भी विशेष रूप से लक्षित किया गया। समाजवादी समाज की स्थापना को भी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में विशेष रूप से लक्षित किया गया। और उसके बाद यानी पहली बार सामाजिक न्याय को महत्व दिया गया। इस योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही। तो भारत की कृषि वृद्धि दर किस योजना में सर्वाधिक रही? तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। इस योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही। और उसके बाद इस योजना की उच्च प्राथमिकता मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाने की थी। परिवार नियोजन कार्यक्रम इस योजना में लागू किए गए। परिवार नियोजन कार्यक्रम किस योजना में लागू किए गए? तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। और कार्यकाल 1969 से 74 ईस्वी के बीच। और उसके बाद इस योजना में क्षेत्रीय विषमता दूर करने के उद्देश्य के साथ विकास केंद्र उपागम की शुरुआत की गई। संसाधन आधारित कार्यक्रम, समस्या आधारित कार्यक्रम, लक्षित समूह उपागम, प्रोत्साहन दृष्टिकोण और व्यापक क्षेत्र उपागम आदि विकास केंद्र उपागम के घटक थे। विकास केंद्र उपागम पर विशेष बल 5वीं
योजना में दिया गया। विकास केंद्र उपागम पर विशेष बल 5वीं योजना में दिया गया। श्वेत क्रांति यानी कि ऑपरेशन फ्लड इसी योजना काल में प्रारंभ की गई थी, 5वीं पंचवर्षीय योजना में। और उसके बाद बैंकों का राष्ट्रीयकरण, राजाओं को मिलने वाली प्रिवी पर्स की समाप्ति, हरित क्रांति के नतीजे, भारत पाक युद्ध इस योजना अवधि के दौरान हुई महत्वपूर्ण गतिविधियां थी। तो किस योजना काल के दौरान कौन कौन गतिविधि होते हैं वह इम्पोर्टेंट रहता है, तो उसको आप सब अच्छा से देख लीजिए। इस योजना के दौरान एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969 शुरू किया गया। फिर से इस लाइन को पढ़ देते। इस योजना के दौरान एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969 शुरू किया गया। बफर स्टॉक की अवधारणा को चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश किया गया था। फिर से इस लाइन को पढ़ लेते हैं। बफर स्टॉक अवधारणा को चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश किया गया था। 5 मिलियन टन खाद्यान्न के बफर स्टॉक की परिकल्पना की गई थी। बफर स्टॉक की अवधारणा को चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश किया गया था। और उसके बाद इस योजना के दौरान ही 1971 ईस्वी में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा पेश किया गया था। गरीबी हटाओ का नारा 1971 ईस्वी में चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही पेश किए गए थे। यह योजना अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रही। इसकी विफलता का कारण मौसम की प्रतिकूलता तथा बांग्लादेशी शरणार्थियों का आगमन था। और उसके बाद 5वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ते हैं। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना मात्र एक ऐसा योजना था जिसका कार्यकाल 4 वर्ष था, तो इसको याद रखिएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1974 से 78 और इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। यह योजना केवल 4 वर्ष की थी। योजना में आर्थिक स्थायित्व लाने को उच्च प्राथमिकता दी गई। इस योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 ईस्वी की शुरुआत की हुई। इस योजना में पहली बार गरीबी एवं बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम व काम के बदले अनाज कार्यक्रम का संबंध इसी योजना से है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम व काम के बदले अनाज कार्यक्रम का संबंध 5वीं पंचवर्षीय योजना से ही है। और उसके बाद योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि को दी गई एवं तत्पश्चात उद्योग व खनिज क्षेत्र को। तो योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि को दी गई और उसके बाद उद्योग व खनिज को दिया गया। उसका जनता पार्टी शासन द्वारा इस योजना को सन 1978 ईस्वी में ही समाप्त करने का, यानी जनता पार्टी के शासन काल में इस योजना को 1978 ईस्वी में समाप्त करने का निर्णय लिया गया। उसके बाद अनवरत योजना के बारे में 1978 से 1980, 1978 से 1983 ईस्वी यानी 5 वर्ष के लिए अनवरत योजना रोलिंग प्लान मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार के द्वारा बनाई गई, लेकिन इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा 1980 ईस्वी में इसे समाप्त कर दिया गया। इस योजना के दौरान उच्च मूल्य की मुद्राओं की वैधता समाप्ति, शराबबंदी, जन वितरण प्रणाली का विस्तार तथा सार्वजनिक बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। अनवरत योजना का प्रतिपादन गुन्नार्ड मिडल अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा, तो एशियन ड्रामा के लेखक गुन्नार्ड मिडल में किया गया था तथा इसे भारत में लागू करने का श्रेय जनता पार्टी की सरकार तथा DT लकरावाला को जाता है। और उसके बाद छठी पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ते हैं। तो छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1980 से 85। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि था। पहली बार गरीबी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया। इस योजना के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किए गए इस योजना काल के दौरान। उसका 7वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में 1985 से 90। प्रमुख उद्देश्य समग्र रूप से उत्पादकता को बढ़ाना तथा रोजगार के अधिक अवसर जुटाना, साम्य एवं न्याय पर आधारित सामाजिक प्रणाली की स्थापना, सामाजिक एवं आर्थिक असमानताओं को प्रभावी रूप से कम करना, देशी तकनीकी विकास के लिए सुदृढ़ आधार तैयार करना था। और उसके बाद भोजन, काम और उत्पादन का नारा इसी योजना में दिया गया था। तो भोजन, काम और उत्पादन का नारा 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिए गए। तो और कार्यकाल 1985 से 90, 7वीं पंचवर्षीय योजना, तो यानी कि 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1985 से 90, तो 7वीं है और ये पीछे में एक लगा दो 17 पंचे 85, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना तो 85 से 90। तो इस प्रकार एक आप सब यानी इधर से एक सेट कर लेंगे दिमाग में तो निकालने में आसानी हो जाएगा। तो
और उसके बाद भोजन काम और उत्पादन का नारा इसी योजना में दिया गया था। योजना में प्रति व्यक्ति आय में 3.6% प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि हुई। इस योजना में योजना परिव्यय की दृष्टि से पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में वरीयता दी गई। इस योजना के दौरान जवाहर तो 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1985 से 90, और इस योजना के दौरान बहुत सारे काम किए गए। तो उसको देख लेते हैं। जवाहर रोजगार योजना 1989 ईस्वी में शुरू की गई थी। जवाहर रोजगार योजना 1989 ईस्वी में शुरू की गई थी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत 1987 ईस्वी में की गई थी। तो कार्यकाल 1985 से 1990। तो जवाहर रोजगार योजना 1989 ईस्वी में, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत 1987 ईस्वी में की गई थी। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 ईस्वी में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 ईस्वी। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 ईस्वी को एक कार्यकारी निकाय के रूप में हुई थी। उसके बाद योजना अवकाश के बारे में है। तो तीसरा योजना अवकाश है 1990 से 92। 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 ईस्वी तक राजनीतिक अस्थिरता एवं आर्थिक संकट के कारण एक वर्षीय योजना बनाई गई थी। इस योजना अवधि में कर सुधार से संबंधी चेलैया समिति, तो चेलैया समिति का संबंध कर सुधार से, बहुत इंपॉर्टेंट है। चेलैया समिति का संबंध किससे है? कर सुधार से है। और 1991 ईस्वी में नियुक्ति की गई, यानी चेलैया समिति की नियुक्ति 1991 ईस्वी में हुआ था। और चेलैया समिति का संबंध कर सुधार से है। फरवरी 1992 ईस्वी में राष्ट्रीय नवीकरणीय कोष NRF की स्थापना की गई। तो फरवरी 1992 ईस्वी में राष्ट्रीय नवीकरणीय कोष NRF की स्थापना की गई। उसके बाद है आदेशात्मक योजना में सरकारी तंत्र अर्थव्यवस्था के विनियामक एवं मुख्य विकास एजेंट की भूमिका निभाता है। वहीं निर्देशात्मक योजना में सरकारी तंत्र अर्थव्यवस्था में सहयोगी की भूमिका में होता है। भारत में 1991 ईस्वी के पूर्व आदेशात्मक योजना लागू थी। तो भारत में 1991 ईस्वी से पूर्व आदेशात्मक योजना लागू था, जबकि 1991 ईस्वी के बाद निर्देशात्मक योजना लागू है। और उसके बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97, क्योंकि बीच में 7वीं पंचवर्षीय योजना 85 से 90, बीच में 2 वर्ष का रोलिंग प्लान था। और उसके बाद 92 से 97 5 वर्ष का 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो इस योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता मानव संसाधन का विकास अर्थात रोजगार, शिक्षा व जन स्वास्थ्य को दिया गया। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य मानव संसाधन का विकास था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद अर्थात मानव विकास को सारे विकास प्रयासों का सार तत्व माना गया। और उसके बाद इसके अतिरिक्त आधारभूत ढांचे का सशक्तिकरण तथा शताब्दी के अंत तक लगभग पूर्ण रोजगार की प्राप्ति को प्रमुख लक्ष्य बनाया गया। औद्योगिकरण के ढांचे में परिवर्तन के अंतर्गत भारी उद्योग का महत्व कम करते हुए आधारित संरचनाओं पर बल देने की शुरुआत इस योजना से की गई। इसी काल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 ईस्वी की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 ईस्वी की शुरुआत 8वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में हुए थे। 8वीं पंचवर्षीय योजना में ही राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना 8वीं पंचवर्षीय योजना, और कार्यकाल 1992 से 97 ईस्वी। 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल स्थापना मार्च 1993 ईस्वी में भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय के तहत महिला तथा बाल विकास विभाग द्वारा एक स्वतंत्र पंजीकृत सोसाइटी के रूप में की गई थी। और उसके बाद इसका मुख्य उद्देश्य गरीब महिलाओं को आमदनी सृजन के कार्यों के लिए या संपत्ति निर्माण के लिए लघु ऋण प्रदान करना या इस प्रावधान को बढ़ावा देना है। इसके तहत आरंभिक कोष की आरंभिक सीमा 31 करोड़ रुपये रखी गई थी। इस योजना में प्रारंभिक शिक्षा को सर्वव्यापक बनाने में 15 से 35 वर्ष के लोगों में निरक्षरता को पूर्णतः समाप्त करने का प्रयास किया गया एवं इस योजना का प्रमुख लक्ष्य महिला ढोने की प्रथा को पूर्णतः समाप्त करने का था। किस योजना का? तो योजना का नाम था राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किया गया था। और उसके बाद 9वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में 1997 से 2002 ईस्वी तक इसका कार्यकाल 9वीं पंचवर्षीय योजना का। 9वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास को दिया गया। न्यायपूर्ण वितरण और 9वीं तो न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास को दिया गया। इस योजना की असफलता के पीछे अंतर्राष्ट्रीय मंदी को जिम्मेदार माना गया। क्षेत्रीय
संतुलन जैसे मुद्दों को भी इस योजना में विशेष स्थान दिया गया। 9वीं योजना में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए प्राथमिकता क्रम में निम्नलिखित क्षेत्रों को चुना गया। भुगतान संतुलन सुनिश्चित करना, विदेशी ऋण भार को न केवल बढ़ने से रोकना वरन उसमें कमी भी लाना, खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, प्रौद्योगिकी आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, जड़ी बूटियों और औषधीय मूल के पेड़ पौधे सहित प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग तथा संरक्षण। 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2002 से 2007 ईस्वी के बीच था। 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य देश में गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना था। 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य देश में गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना था तथा अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करना था। तो प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करना 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। 2002 से 2007 10वीं और 10 दूनी 20, तो यहाँ से 20 से स्टार्ट 10वीं पंचवर्षीय योजना 2000 में घुस जाता है। और उसके बाद 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 ईस्वी। 11वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2007 ईस्वी से प्रारंभ हो गई थी। इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य तीव्रतम एवं समावेशी विकास था। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का तीव्रतम एवं समावेशी विकास 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। तीव्रतम एवं समावेशी विकास। और 11वीं योजना सकल घरेलू उत्पाद की औसत संवृद्धि वृद्धि दर 8.3% रही। इस प्रकार सर्वाधिक वृद्धि दर 11वीं पंच योजना में रही। तो सर्वाधिक वृद्धि दर 11वीं पंचवर्षीय योजना में। ऊंची वृद्धि दर की दृष्टि से इसके बाद 10वीं योजना रही। 11वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र की विकास दर क्रमशः 3.3%, 6.6% एवं 9.8% रहे। 11वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिए विषय वस्तु थीम अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा था। 11वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिए विषय वस्तु थीम अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा था। उसके बाद आया 12वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो इसका कार्यकाल 2012 से 2017 ईस्वी के बीच था। इसका मुख्य उद्देश्य तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास था। 12वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक धनराशि सामाजिक सेवाओं की मद में विनिहित की गई।